उर्मिला का पति मजदूरी करता था। उसके बच्चे मोबाइल लेने की जिद करने लगे तो उर्मिला ने पति पर दबाव डाला, तो उसने बच्चों को किस्तों पर मोबाइल लेकर दे दिया। वो इंटरनेट का पैकेज डलवाने की जिद करते तो बाप मना करता, तो उर्मिला कहती बच्चों की ज़रूरत पूरी करो वरना मुझे तलाक दो, मैं किसी अमीर आदमी से शादी कर लेती हूँ। तो किशन डबल शिफ्ट लगाने लगा, लेकिन पत्नी ने इतना तंग कर दिया कि मजबूरन उसने उर्मिला को एक दिन तलाक दे दी। वो बड़ी खुशी से वहाँ जाने लगी कि तभी वो दंग रह गई, क्योंकि घर में सन्नाटा छाया था। जब उर्मिला का पति किशन घर में आया दिन भर की मजदूरी के बाद, वो आज रात 9 बजे वापस पहुंचा था। वो दबे पैरों चलता हुआ अंदर आया कि कहीं बच्चों और पत्नी की नींद न खराब हो जाए। उसका ख्याल ठीक था, वो सब सो चुके थे। दरवाजा खोल के उसे अंदर झाँका। बच्चों की किताबें और कॉपियां जमीन पर बिखरी हुई थीं और वो खुद सो रहे थे। बड़ी बेटी 13 साल की थी, उसके बाद एक लड़का 9 साल का, उससे छोटा बेटा 7 साल का था। किशन वापस पलटा तो उसकी नज़र अपने कमरे में सोती उर्मिला पर जा पड़ी। किशन ने उसे तंग करना ठीक न समझा और किचन में आकर खुद ही अपने लिए खाना निकालने लगा। पतीले के अंदर ठंडी दाल पड़ी थी। किशन ने प्लेट में निकाली, रोटी तलाश करने लगा। डिब्बे के अंदर रखी उसे आधी रोटी मिल गई जो बर्फ का टुकड़ा लग रही थी। किशन ठंडी सांस लेकर अपना खाना लेकर वहीं किचन में ही बैठ गया। खाने के बीच ही पानी का गिलास गिरने से जोरदार आवाज हुई तो अंदर लेटी उर्मिला चौंक कर उठी और बाहर निकल आई। एक तो आधी रात को घर आता है और आते साथ जमाने भर का शोर करने लगता है। ना किसी को सुकून से जीने देता है, ना मरने देता है। सारा दिन की थकी हारी अभी दवा खाकर सोई थी मैं, अब बताना जरूरी था कि तू वापस आ गया है। उर्मिला ने किशन का ना हाल चाल पूछा ना कुछ और बस चिढ़कर शुरू हो गई। किशन शर्मिंदा सा हो गया। उर्मिला के सामने सफाइयां देता न सकता, क्योंकि उर्मिला बहुत सुंदर थी और कम उम्र थी, जबकि किशन खुद 40 बरस का था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि रिश्ता कराने वाली ने उर्मिला की शादी उससे करवा दी। लेकिन जब उर्मिला ब्याह कराई तो घर की हालत देखकर वो घबरा गई। मुझे तो कहा गया था कि लड़का बहुत अमीर है, तू तो मजदूरी करता है, उसने हैरान होकर किशन से पूछा। वो फिर शर्मिंदा होने लगा। ये सच था, उसके घर अगर एक समय का खाना बनता तो दूसरे समय के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन उर्मिला के लिए उसने जी जान से मेहनत करना शुरू कर दी। वो मजदूरी पर सुबह निकलता तो रात गए वापस आता था कि ज्यादा पैसे इकट्ठा करके ला सके। लेकिन उर्मिला उसकी किसी मेहनत से खुश ना होती थी। अभी भी वो चिढ़कर कमरे में जाकर लेट गई। किचन ने खुद ही बर्तन समेटे और कमरे में आकर लेटा। थकन से उसका जोड़ तोड़ दुख रहा था। बच्चे आजकल जिद कर रहे हैं कि उन्हें मोबाइल चाहिए। पड़ोस वाली रेखा ने अपने दोनों बच्चों को अलग अलग मोबाइल दिए हुए हैं जो उसके पति ने दुबई से भेजे हैं। हमारे बच्चे हीन भावना का शिकार होते जा रहे हैं, उन्हें भी मोबाइल चाहिए। उर्मिला ने रोज वाली बात छेड़ दी तो किशन सर पकड़कर रह गया। मोबाइल बहुत महंगे हैं और मेरी मजदूरी में तो मुश्किल से रोजी रोटी ही पूरी होती है। मोबाइल उन्हें कहाँ से दिलाऊं? उसकी बेबसी का भी उर्मिला पर कोई असर नहीं था। वो एकदम चिल्लाने लगी, अगर बच्चे पाले नहीं जाते तो इन्हें पैदा करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ रोजी रोटी तो जिंदगी नहीं होती, बच्चों की सारी पढ़ाई अब मोबाइल से ही होती है। मुझे नहीं पता, बस मैं बच्चों को मना कर करके थक चुकी हूँ। उन्हें मोबाइल दिलाओ, चाहे अपने आप को बेचकर ही दिलाओ। उर्मिला ने गुस्से से कहा। सोने के लिए लेट गई, जबकि किशन की सारी नींद उड़ चुकी थी। वो वहीं दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा रहा और वहीं सो गया। सुबह भी उर्मिला ने उसे ठीक तरह से बात नहीं की, बल्कि उसके तीनों बच्चे भी उसे अनदेखा कर रहे थे। वो बुलाते तो पास ना आते और लड़का तो सीधे मुंह जवाब भी ना देता। किशन पछताने लगा था कि काश वो बच्चों को मोबाइल दिला ही देता, लेकिन उसके पास इतने रुपए भी तो होते। बच्चे महंगा फोन मांग रहे थे जो उसकी जेब से बाहर था। पूरा दिन और रात सोचने के बाद आखिरकार उसने फैसला कर लिया। वो घर से निकला और मोहल्ले के काउंसलर से 10,000 उधार मांग कर ले आया। वो बच्चों को अगले दिन ही मोबाइल की दुकान पर ले गया। भाई कोई सस्ता सा मोबाइल दिखा दो जिस पर बच्चों के स्कूल का काम हो जाया करे, किशन ने दुकान वाले को कहा। तो उसने 2-3 मॉडल सामने रख दिए। बड़ी लड़की और लड़का दोनों हर मोबाइल उठा उठा कर देख रहे थे। ये तो बेकार है, वो जो रेखा चाची के बेटे के पास है बिल्कुल वैसा ही लेना है। उसके बेटे ने मोबाइल पीछे हटा दिया और दुकानदार को बताने लगा कि वो मोबाइल किस तरह का है। दुकानदार समझ गया। उसने किशन को देखा, ये बच्चे आईफोन मांग रहे हैं। किशन की सीटी गुम हो गई। दुकानदार ने आईफोन निकालकर बच्चों के सामने रख दिया। बच्चों ने लपक कर मोबाइल उठा लिया। हाँ हाँ यही वाला है, लेकिन वो 1 लाख रुपए का था। किशन ने अपना सर पकड़ लिया। वो तो जेब में 10,000 रख कर आया था, ऐसे में वो 1 लाख का मोबाइल कहाँ से दिलाता? मगर दुकानदार शरीफ आदमी था। उसने किशन की हालत भांप ली। चिंता मत करो, आप हर महीने 5,000 किस्त दे दिया करो, इस तरह ये मोबाइल आप खरीद सकते हैं। दुकानदार ने मुश्किल आसान की तो किशन ने सुकून की सांस ली। 10,000 एडवांस उसे पकड़ा कर वो मोबाइल घर ले आया। घर की गली मुड़ते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे यूं लगा जैसे अभी अभी उसके घर से निकलकर कोई दाई तरफ को कूदा है। उसका घर गली के आखिरी कोने पर था, जहाँ गली का दूसरा सिरा था। लेकिन भला घर में कौन आ सकता था? वो घर आया तो उर्मिला आंगन में ही खड़ी थी, अपने कपड़े ठीक कर रही थी। उसके चेहरे पर एक घबराहट भरी मुस्कुराहट थी।
घर में कोई आया था? किशन ने पूछा, लेकिन उर्मिला मुस्कुरा दी। अरे नहीं, घर में किसने आना है? ये बात छोड़ो, मोबाइल तो दिखाओ, उर्मिला ने पूछा। बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन इस खुशी में भी उन्होंने बाप का धन्यवाद करना गवारा न किया। वो अंदर कमरे में घुसे, मोबाइल बारी बारी चलाने लगे। किशन तो इसी में ही खुश था कि उर्मिला खुश है, लेकिन उसकी खुशी कुछ समय की ही थी। अगले दिन वो मजदूरी करके घर आया तो उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन घर में उर्मिला और बच्चों का मूड एक बार फिर खराब था। अब ये खाली डिब्बे का हम लोग क्या करें? इसमें जब तक नेट पैक नहीं पड़ेगा तब तक ये मोबाइल किसी काम का नहीं। बच्चों ने मोबाइल किशन के सामने पटका तो उसका रंग उड़ गया। खुद उर्मिला भी मुंह बनाए बैठी थी। कोई काम ढंग से नहीं करते हो? इंसान को इतना भी गरीब नहीं होना चाहिए कि पत्नी बच्चों की जरूरत ही ना पूरी कर सके। सालों बाद एक चीज दिलाई और वो भी अधूरी। बगैर नेट के इस मोबाइल पर बच्चे करें तो क्या करें? उर्मिला एक बार फिर शोर मचाने लगी थी। किशन बेबस हो गया था। मैं पहले ही मोबाइल के पैसे किस्तों में अदा करूंगा, नेट कैसे लगवाऊं? उसका अच्छा खासा खर्चा है और हर महीने पैसे भरने होते हैं। मेरी मजदूरी के पैसों में इतना गुजारा नहीं होता। मुश्किल से वो मुश्किल महीने के 15 से 20 हज़ार कमाता था। किशन की आंखों में आंसू आने लगे, जबकि उर्मिला एक बार फिर लड़ने के मूड में आ गई थी। तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हर खुशी के लिए तरसती रहती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती। घर में वाईफाई की व्यवस्था करो, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ अब नहीं रहना। मैं गुजारा कर करके थक गई हूँ। तलाक चाहिए मुझे। उर्मिला की बात पर किशन सन्नाटे में रह गया। वो तो अंदर जा चुकी थी, लेकिन किशन अपना सर पकड़े बैठा था। उर्मिला ने तलाक की बात पहली बार नहीं की थी। वो अपने परिवार में जब भी किसी को खुश देखती तो तलाक तलाक का शोर मचाने लगती। वो चाहती थी कि किशन जैसे मजदूरी करने वाले शख्स को छोड़कर किसी अमीर इंसान से शादी कर ले। उसके सपने ऊंचे थे, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते और सोने के गहने। वो बड़े घर में रहना चाहती थी और बड़ी गाड़ी चलाना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ किशन के बस में न था। हाँ, मगर उसके जानने वालों में कई परिवार ऐसे थे जिनके पास ये सब था। उर्मिला की शक्ल सूरत सुंदर थी कि वो जो कोई उसे किशन के छोटे से घर में देखता तो अफसोस करता। हाय रे उर्मिला, तेरी तो किस्मत फूट गई है। कितनी सुंदर है तू। भला ये मामूली कपड़ों में कहाँ जचती है? तेरी तो सारी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। लोग उसे देख देख कर अफसोस करते तो वो बेचैन हो जाती और उसी शाम किशन के सामने तलाक की बात रख देती। आज भी तो यही हुआ था। किशन बेबसी से उठा और बाहर निकल गया। साथ वाली रेखा ने नेट लगवाया हुआ था। उसका भाई घर में ही था। किशन से बाहर बुलाकर सारी बात मालूम तो नेट का सारा खर्चा और तरीका उसने किशन को बता दिया। हाँ, उसने इतना एहसान किया कि उसने किशन से कहा कि वो पैसे उसे दे दे, वो घर में तार खुद ही लगा देगा। अगले दिन किशन सुबह सुबह मजदूरी पर गया तो शाम 5 बजे एक जगह से फ्री होने के बाद वो दूसरी जगह चला गया। हालांकि उसका शरीर दर्द और थकावट से टूट रहा था, भूख भी लग रही थी, लेकिन एक दूसरी जगह टंकी की खुदाई करते हुए वो यही सोच रहा था कि आज नेट के पैसे बनाकर ही जाएगा। जान तोड़ मेहनत के बाद जब रुपए उसके हाथ में आए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो घर आया तो बच्चे और उर्मिला गहरी नींद सो रहे थे। किसी को एहसास न था कि किशन कितनी मेहनत करके आया है। अगले दिन रेखा का भाई आया और उसने नेट लगा दिया। बच्चे खुशी से उछल पड़े। उर्मिला का मूड भी काफी अच्छा हो गया। इसी खुशी में उसने अपने हाथों से किशन को चाय बनाकर पिलाई, वरना कितने समय से तो किशन खुद ही अपना खाना पीना निकाल कर खा लिया करता था। बच्चे सर जोड़े मोबाइल पर गेम्स खेल रहे थे। किशन थोड़ा समय तो उन्हें देखता रहा और फिर उर्मिला से बोला, बच्चों का थोड़ा ख्याल रखना, कहीं वो बिगड़ ही ना जाए। बढ़ती हुई उम्र है और मोबाइल पर हर तरह की चीज होती है। किशन की बात पर उर्मिला के चेहरे के भाव एक बार फिर बिगड़ गए। तुम्हारे जैसे मजदूर लोगों की यही तो खासियत है कि उनका दिमाग कभी भी साफ सुथरा नहीं होता। तुम खुद सारा दिन बाहर गंदी बातें करते रहते हो, इसलिए तुम्हें हर किसी पर शक है। ज्यादा पाबंदियां लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो चिढ़कर उठ गई। किशन को अपने कहे पर पछतावा होने लगा। किशन अब सुबह मजदूरी पर जाता तो 5 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट भी लगाता था। रात 11-12 और अक्सर 1 भी बज जाते थे। रात को वो वापस आता तो उर्मिला और बच्चे गहरी नींद सो रहे होते। वो थका हारा कभी खाना खाता और कभी भूखा ही सो जाता। उर्मिला को उठकर दरवाजा न खोलना पड़े, इसलिए वो चाबी अपने साथ ही ले जाता था और वापसी में बड़े गेट का ताला खोलकर अंदर आ जाता। एक रात वो 10 बजे के करीब फ्री हो गया। उसकी तबीयत काफी खराब हो रही थी। ज्यादा काम करने की उसके अंदर शक्ति न थी। उसने खामोशी से अपना काम अधूरा छोड़ा और वापस आ गया। बड़ी मुश्किल से बस स्टॉप से पैदल चलते हुए घर तक आया और ताले में चाबी लगाई। उसकी पूरी कोशिश थी कि आहट से कोई न जागे। पूरी सावधानी के साथ वो दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसे ऐसा लगा जैसे अंदर कोई जाग रहा है और उसके आने की आवाज सुनकर एक हड़बड़ी सी मच गई है। उसे हैरत हुई, क्या बच्चे अभी तक जाग रहे हैं? वो बच्चों से मिलना चाहता था। कितने दिन गुजर गए थे, उसने बच्चों से कोई बात नहीं की थी। वो भी अब हर समय मोबाइल में ही मगन रहते थे। और किशन तो सुबह का गया, आधी रात को वापस आता था। वो धीरे धीरे चलता हुआ बच्चों के कमरे तक आया, लेकिन वहां तो सन्नाटा था। बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। किशन को हैरत हुई। उसने पलटकर उर्मिला के कमरे का दरवाजा खोला। वो जाग रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो एकदम लपक कर आगे आई। अरे आ गया आप? आज तो पता ही नहीं चला आपके आने का। जल्दी भी वापस आ गए। अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं
उर्मिला ने पूछा। उसके स्वर में घबराहट सी थी। किशन को थोड़ा अजीब सा तो लगा, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा कि उर्मिला ने उसके साथ अच्छे मूड में बात की। बस तबीयत खराब थी इसलिए जल्दी वापस आ गया। तुम क्या किसी से बातें कर रही थी? मुझे ऐसा लग रहा था। किशन ने पूछ ही लिया तो उर्मिला गड़बड़ा सी गई। अरे नहीं, मैंने किसके साथ बात करनी है? यहाँ कौन है? शक कर रहे हो मुझ पर? आरोप लगा रहे हो? वो अचानक भड़क गई। किशन हक्का बक्का रह गया। उर्मिला तो चिल्लाने लगी थी कि वो उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा है। किशन हक्का बक्का उसकी चलती हुई जुबान देख रहा था। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मुझे लगा शायद तुम फोन पर अपने किसी रिश्तेदार से बातें कर रही हो। वो लोग रात देर तक जागते हैं। किशन ने घबराकर उसे सफाई दी तो उर्मिला गहरी नजरों से उसे देखते हुए नॉर्मल हो गई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। वो उसे चारपाई पर बिठाकर बाहर निकल गई। किशन पानी का इंतजार करने लगा। उर्मिला जाते हुए कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर गई थी। काफी देर बाद वो पानी का गिलास लेकर आई तो इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने पानी का गिलास किशन को दिया। किशन पानी पी रहा था कि अचानक वो चौंका। उसके बिस्तर पर तकिए के पास एक घड़ी पड़ी हुई थी। वो अच्छी खासी महंगी थी। पानी उसके गले में अटक गया और वो बुरी तरह से खांसने लगा। क्या हो गया? क्या मुसीबत है? उर्मिला ने आगे बढ़कर गिलास उसके हाथ से लिया, लेकिन किशन को कपकपाते हाथों से घड़ी उठाकर देख रहा था। ये घड़ी किसकी है? ये यहाँ कमरे में कैसे आई? उसकी आवाज़ कपकपा रही थी। उर्मिला एक पल के लिए घबराई। उसे कोई जवाब ही न बन पड़ा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो सिर झटक कर बोली, अब दोबारा से शक मत करना, ये घड़ी मेरे पापा की है। वो दिन में मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने घड़ी उतारी तो दोबारा पहनना याद ही नहीं रही। मैंने संभाल कर यहाँ रख ली कि तुम आओगे तो तुम्हें दे दूंगी। सुबह जाते हुए उन तक पहुंचा देना या फिर अपनी कलाई में बांध लो। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। उर्मिला ने आगे बढ़कर उसकी कलाई में वो घड़ी बांधी। किशन चुपचाप बैठा था। उर्मिला की बात पर उसे विश्वास तो आ गया था, लेकिन इतनी महंगी घड़ी उसके कलाई पर बहुत अजीब लग रही थी। सूखे काले मजदूरी कर करके खट्टे फटे हाथ और इनमें इतनी महंगी घड़ी। उर्मिला के मायके वाले अमीर तो थे, और हो सकता था ये घड़ी उनमें से किसी की हो। और किशन तो उर्मिला की बात पर आंखें बंद करके विश्वास करता था। अब भी उर्मिला ने दोबारा से मुस्कुराकर पूछा, खाना लेकर आऊं? भूख तो लगी होगी। उर्मिला की बात पर किशन मुस्कुरा दिया। हाँ ले आओ। उर्मिला खाना लेकर आई और बड़ी देर तक किशन से बातें करती रही। किशन ने खाना खा लिया। जब उसकी आंखें नींद से बंद होने लगी तो वह दाएं तरफ को लेट गया। उर्मिला टटोलती हुई नजरों से उसे देख रही थी। जब वो गहरी नींद में चला गया तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वो दबे पैरों दरवाजा खोलकर बाहर निकली और किचन के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से स्टोर तक चली आई, जिसका दरवाजा उसने बंद कर रखा था। दरवाजा खोलते ही वो अंदर गई। वो सामने ही बैठा था। उर्मिला मुस्कुरा दी। वो सो गया है, अब तुम बाहर निकलो और अपने घर चले जाओ। उर्मिला की बात पर अंदर बैठे आदमी ने सुकून की सांस ली। कितने कीड़े और मच्छर हैं यहाँ पर। आइंदा मुझे यहाँ मत बंद करना। मैं इस तरह की जगहों पर बैठने का आदी नहीं हूँ। और जान छोड़ो अपने इस गंदे मैले कुचेले पति की। ना जाने कैसे रहती है उस पसीने की बदबू से भरे आदमी के साथ। वो तुम्हारे लायक ही नहीं। तुम्हारी सुंदरता की कदर तो मेरे जैसा हजौरी ही कर सकता है। उसे क्या पता कि उसके पास क्या चीज है। सामने बैठा आदमी ठंडी सांस भरकर कह रहा था। उर्मिला शर्मा कर मुस्कुरा दी। ये राघव था, उसका पड़ोसी, जो बचपन से उसे पसंद करता था। वो अक्सर ही किशन के ना रहते हुए घर आया करता और उर्मिला के लिए महंगे उपहार लाया करता था। वो अक्सर उर्मिला को किशन से तलाक लेकर खुद से शादी करने की ऑफर भी किया करता था। शायद उर्मिला मान भी जाती, लेकिन वो जानती थी किशन किसी तरीके से उसे तलाक देने की तैयार ही ना होगा। उसने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया था। ना वो उसका कोई काम करती थी और ना ही उसको सीधी मुंह लगाती थी, लेकिन किशन तो उर्मिला पर जान देता था। अरे वो मेरी घड़ी तो वो अंदर ही रह गई, राघव ने कहा तो उर्मिला ने मुंह बना लिया। रहने दो अब उस घड़ी को। मैंने बहाना बना दिया था कि वो मेरे पापा की है। अब कहीं वो वापस देने ही ना चला जाए, इसलिए मैंने कहा कि वो ही रख ले। उर्मिला की बात पर राघव ने कंधे उचका दिए। राघव उर्मिला पर एक प्यार भरी नजर डालकर बाहर निकला और सावधानी से चलता हुआ वो चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसकी चाल ढाल से लग रहा था कि जैसे वो कोई पहली बार नहीं आया, बल्कि वो यहाँ आने जाने का आदी था। उर्मिला काम खत्म कर चुकी तो वो अंदर आ गई, लेकिन जहाँ किशन के हल्के हल्के खराटे कमरे में गूंज रहे थे। उर्मिला ने एक नफरत भरी नजर उसके सोए हुए चेहरे पर डाली। कितना बदसूरत है ये। ना इसके पास सुंदरता है, ना इसके पास पैसा है। ऐसे बेकार बेकार इंसान के साथ रहकर मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या करूं ऐसा कि ये मुझे तलाक दे दे। कुर्सी पर बैठकर वो सोचने लगी। उसे किशन के साथ लेटना भी गवारा न था। सोचते सोचते वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। उर्मिला के दिल से जैसे किशन का डर निकलता जा रहा था। किशन घर आता तो अक्सर उसके घर में कोई ना कोई जेंट चीज पड़ी होती। वो उर्मिला से पूछता तो वह मुस्कुराकर कहती कि उसका कोई रिश्तेदार आया था और वो यहीं भूल गया। कभी सिगरेट का बट, कभी हाथ में पहनी हुई अंगूठी और कभी जेंट्स रुमाल। लेकिन किशन ने कभी उर्मिला पर शक नहीं किया था। वो उस पर अंधा भरोसा करता था। बच्चे मोबाइल पर नेट में इतने बिजी हो चुके थे कि उन्हें बाप से कोई मतलब ही न रहा था। किशन कभी जल्दी घर आ भी जाता तो वो मोबाइल में सर दिए बैठे रहते। किशन के पुकारने के बाद भी बस घड़ी दो घड़ी आकर उसका हालचाल लेते
और वापस अंदर कमरे में जा घुसते। किशन दिन प्रतिदिन अकेलेपन का शिकार होता जा रहा था। उर्मिला नित नए कपड़े पहनती और न जाने कहाँ से निकाल कर गहने भी पहन लेती। किशन हैरान होता, ये सब तुम्हें किसने दिया है? मैंने तो नहीं दिलाया था। वो पूछता तो उर्मिला चिढ़कर कहती, हाँ तुम्हारी औकात कहाँ है इतने महंगे कपड़े और जूते दिलाने की? ये तो मेरे घर वाले आते हैं तो ले आते हैं, वरना मैं तो फटे पुराने कपड़ों में ही अब तक घूम फिर रही होती। वो चिढ़कर जवाब देती तो किशन बेचारा शर्मिंदा सा होकर रह जाता। जान तोड़ मेहनत करने के बाद भी वो बस इतना ही कमा पाता था कि दाल रोटी पूरी कर सके, मोबाइल की किस्तें दे सके और हर महीने बिजली गैस और नेट का बिल भर सके। मगर उर्मिला इस पर खुश नहीं थी। एक दिन किशन सुबह मजदूरी पर जाने के लिए घर से निकला। उसका गला कुछ खराब हो रहा था। उसने सोचा पास के मेडिकल स्टोर से अपने लिए 2 गोलियां ले लेता हूँ, वरना पूरा दिन काम करना कठिन हो जाएगा। मेडिकल स्टोर उसके घर की गली में ही था। उसने जाकर दवाई मांगी। स्टोर वाला उसको पुराना जानने वाला था। उसने दवा तो निकाल कर दे दी, लेकिन साथ ही गहरी नजरों से किशन को भी देखने लगा। क्या बात है किशन, आजकल तो सुबह का गया आधी रात को घर वापस आता है। अपने घर का भी ख्याल रख, जब मालिक घर पर ना हो तो चोर उचक के घर का रास्ता देख लेते हैं। स्टोर वाले की आवाज में गहराई थी। किशन एकदम चौंका। क्या कहना चाह रहे हो तुम? स्टोर वाला दाएं बाएं देखता हुआ थोड़ा सा आगे हुआ और किशन के कान में कुछ बताने लगा। किशन सुनता जाता, उसका रंग उड़ता जाता। आखिरकार वो बिल्कुल सफेद पड़ गया। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, किशन ने कमजोर सी आवाज में कहा। तो स्टोर वाले ने कंधे उचका दिए। तू ऐसा कर, आज काम पर जाने के बजाय मेरे घर में छुप जा। मेरे घर वाले वैसे भी बाहर गए हुए हैं। जिस समय मैं तुझे इशारा करूं, बाहर निकल आना और अपने घर जाकर देखना जो कुछ मैंने कहा है। अगर वो सच ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। किशन के ऊपर तो जैसे कोई आसमान टूट पड़ा था, मगर जो कुछ स्टोर वाले ने बताया था उसे अनदेखा करना आसान न था। इसलिए न चाहते हुए भी स्टोर के साथ बने हुए एक छोटे से घर में जाकर बैठ गया। 2 घंटे का समय उसने किसी तरह से टहलते हुए काटा। वो स्टोर वाले के इशारे का इंतजार कर रहा था। 10 बजे तो स्टोर वाला लपक कर घर के अंदर आया। चल जल्दी आ जा, जो कुछ मैंने कहा था जाकर अपनी आंखों से देख ले। बच्चे तेरे स्कूल जा चुके हैं और घर में तेरी पत्नी अब तक अकेली थी, लेकिन अब उसके साथ कौन है ये तुझे पता चल ही जाएगा। स्टोर वाले की बात पर किशन उठा, मगर उसे लग रहा था जैसे उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे हैं। मरे मेरे कदमों से चलता हुआ अपने घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। कपकपाते हाथों से उसने दरवाजे पर दबाव डाला। दरवाजा खुला था। शायद उर्मिला को पक्का ये विश्वास था कि दिन में कोई घर नहीं आता। वो दबे पैरों अंदर आया। घर अंदर से उर्मिला की हंसी की आवाजें आ रही थीं, मगर सिर्फ उसी की नहीं, एक मर्दाना आवाज भी थी। उर्मिला कह रही थी, ये सोने की चेन पहनना तो मेरे बरसों का पुराना सपना था। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे ये दिलाई। काश के किशन जैसे निखट्टू नकारा इंसान की जगह तुम मेरे पति होते, वो प्यार भरे अंदाज में कह रही थी। जबकि मर्दाना आवाज जिसकी भी थी वो बोला, हाँ तो तुम्हें कौन कहता है कि उसके साथ रहो? ले लो तलाक उस नकारा आदमी से। वो तो सारी जिंदगी यूं ही मजदूरी करता रहेगा और अपने साथ साथ तुम्हें भी ऐसे ही रखेगा। बूढ़ी हो जाओगी, सारी जवानी खत्म हो जाएगी और सिर में धूल मिट्टी जम जाएगी। अपने पति का हुलिया देखा है, उसके साथ खड़े होकर बात करने का दिल नहीं करता। तुम उसके साथ पत्नी के रूप में कैसे रहती हो? जवाब में उर्मिला ने जोर से जमीन पर थूका। ये मेरी हिम्मत है कि मैं उसे बर्दाश्त करती हूँ, वरना उसका चेहरा देखकर दिल चाहता है कि उसके ऊपर तेजाब फेंक दूं। हर समय उसके मुंह से बस खर्चे के रोने सुनाई देते रहते हैं। उसकी जेब में से तो कभी फूटी कौड़ी भी नहीं निकलती। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं किसी दिन उसकी चाय में जहर मिलाकर उसे पिला दूं, तभी उसे जान छूटेगी। तलाक तो वो मुझे देगा नहीं। उर्मिला की बात पर किशन के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसकी आंखें धुंधला सी गईं। बिना आवाज किए वो चलता हुआ कमरे के सामने आया। सामने का दृश्य देखते हुए उसके एक बार फिर होश उड़ गए। उसका दिल इतनी जोर से धड़का जैसे अभी बाहर निकल आएगा। सामने चारपाई पर उर्मिला बैठी थी। उसने अपने साथ बैठे आदमी के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि निखिल था, उसके मोहल्ले का काउंसलर, जिसने किशन को मोबाइल लेने के लिए उधार दिया था। आहट पर वो दोनों चौंके और किशन को सामने खड़ा देखकर घबरा कर खड़े हो गए। किशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उर्मिला के मुंह से घबराहट भरी आवाज निकली, जबकि निखिल पहले तो घबराया था लेकिन अब आराम से खड़ा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, बच्चलन औरत, जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ अपने इस आशिक के साथ। मेरे घर में एक बच्चलन औरत के लिए कोई जगह नहीं। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन इतना घटिया बिल्कुल नहीं। किशन के मुंह से शब्द निकले और सारे मोहल्ले पर सन्नाटा सा छा गया। और मिला के फाड़े किशन को देख रही थी। शायद उसे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि किशन उसे तलाक दे सकता है। फिर अचानक उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। क्या क्या तुम सच में मुझे तलाक दे दोगे? मैं आज़ाद हो गई। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकती हूँ। चलो निखिल, इस घटिया आदमी ने मुझे आज़ाद कर दिया है। उसने खुशी से अपने साथ खड़े आदमी का हाथ थामा, जो खुद हैरान आंखों से किशन को देख रहा था। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हूँ, वो खुशी से कह रही थी, जबकि निखिल के चेहरे पर परेशानी से फैलती जा रही थी। उसने अचानक एक जोरदार झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। चल परे हट घटिया औरत, तुझ जैसी औरतों से कौन शादी करता है?
मेरी पत्नी अच्छी और शरीफ औरत है, हमारी बिरादरी की है, मेरी अनुमति के बिना घर से बाहर कदम नहीं रखती। अतुल जैसी औरतें तो अपने पति की अनुपस्थिति में दूसरे मर्दों को घर बुलाती हैं। मैं तो जैसी औरत से शादी क्यों करूंगा? मैं तो सिर्फ दिल बहला रहा था। दूर हट मुझसे। उर्मिला को दूर धकेलता हुआ निखिल घर से बाहर निकलता चला गया था। जबकि उर्मिला के ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। किशन ने उसे घर से निकलने के लिए कह दिया था और उसका आशिक उसे ले जाने को तैयार न था। राघव से वो 2 दिन पहले ही शादी का पूछ चुकी थी, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया था कि उसकी शादी कहीं और लग गई है। वो ना घर की रही थी ना घाट की। किशन उंगली से उसे घर से बाहर निकल जाने का कह रहा था। उर्मिला फूट फूट कर रो दी। उसने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया था। उसे समझ आ गई थी कि जो मर्द उसकी सुंदरता की तारीफें करते थे वो तो सिर्फ उसके साथ समय गुजारना चाहते थे। उसकी असली कदर करने वाला तो सिर्फ किशन था, जिसे खुद अपने हाथों से उसने खो दिया था। पर अब पछताने से क्या हो सकता था? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।